हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें कि आज का हमारा ये 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ प्यारे बच्चों, 1 घंटे की स्पेशल महा एपिसोड की वीडियो क्लास 11th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि 10 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का और 11 मार्च को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका हिस्ट्री का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के 10 और 11 मार्च की जो प्रिपरेशन है एग्जाम के लिए वो अच्छी हो सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस 1 घंटे के सेशन के अंदर अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर, और वो भी सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, और बेसिकली ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 3 रहने वाला है। इससे पहले 2 आपको करवा दिए हैं, और इस वीडियो में ये पूरा पेपर समझेंगे हम 1 घंटे में। आप ये मान लो कि आपकी ना अच्छे से अच्छे आपके सिलेबस का यहाँ पे रिवीजन करवाने वाले हैं, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे ना, वो सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ भी चुके हैं और इनके रिपीट होने के हाईली चांसेस है। इसीलिए बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों। पेपर में आपके 34 प्रश्न और 5 खंड होंगे। खंड का जो है इसमें 1 से लेकर 21 ये आपके टोटल एक एक नंबर के 21 एमसीक्यूज होंगे। तो बच्चों एमसीक्यू के लिए अलग से हमने आपके लिए 150 प्लस एमसीक्यू की वीडियो बना दी है। ठीक है, टोटल 2 वीडियोस हैं, देख लेना एक बार जिसने भी ना देखी हो। फिर खंड खा रहेगा हमारा 22 से 27 लघुत्तरीय प्रश्न 3-3 नंबर के, यानी कि 3 नंबर के 6 क्वेश्चन। और इसके लिए भी हमने आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दी है, 3 मार्क्स की भी 8 मार्क्स की भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना। खंड का के अंदर 28 से 30 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे हमारे, 8-8 नंबर के टोटल 3, और सभी में अथवा होता है तो मान लीजिए 6 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद खंड घा रहेगा आपका स्रोत आधारित क्वेश्चन, 5वां खंड रहेगा आपका मैप का 5 नंबर का। सेम ऐसे इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ABCDE आपका इस तरीके से रहेगा बच्चों। ओके, अब सुनो बड़े ध्यान से। हमने ऑलरेडी आपको हर एक टाइप की वीडियो प्रोवाइड करवा दी है। 150 प्लस एमसीक्यू की वीडियो प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, 3 नंबर और 8 मार्क्स के क्वेश्चन का आपको एक वन शॉट प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, मैप के लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है, एक वीडियो और आएगी, वो लाइव आएंगी, हम लाइव में समझेंगे। बाकी केस बेस्ड के लिए एक वीडियो आएगी थोड़ी देर में, आप उसको भी देख लेना, है ना। तो सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, जितने भी टॉपिक आएंगे। ओके बच्चों, तो बस आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो रेडी हो जाओ बच्चों, आज का ये 1 घंटा मेरे साथ पढ़ने के लिए। तैयार हो बच्चों 1 घंटा मेरे साथ पढ़ने को। और साथ ही साथ अभी हम आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाएंगे। इवन हम आपको जो भी तकरीबन 10 सैंपल वर्क करवाएंगे ना, सभी वीडियोस के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो रेडी हो जाओ बच्चों 1 घंटा मेरे साथ पढ़ने के लिए। तैयार हो बच्चों, तो चलिए शुरू करेंगे आज की वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहला आज के इस पेपर का जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए, ये यहाँ से शुरुआत हो जाएगा। और सेक्शन ए के अंदर टोटल हमसे पूछे जाएंगे बच्चों 21 एमसीक्यूज। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं बच्चों कि आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है, मेरे आंसर देने से पहले अपने मन ही मन जरूर सोचो और देखो आपके हिसाब से सर ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका ये इसका ये इसका ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इतना ही नहीं, जब ये वीडियो एंड हो तो आप सभी बच्चों को ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर भी बताना है कि 21 आउट ऑफ आपने कितने मार्क्स से सही आंसर दिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगोलों के द्वारा अपनी पहचान और अपनी विशिष्टता को बनाए रखने के लिए किस विधि संहिता को इन्होंने अपनाया था। ठीक है, क्या उस विधि संहिता का नाम याज था, या फिर इसे चंगेज खान की विधि संहिता बोला जाता है, ये वो थी, या फिर ये दोनों थे, या फिर हरकारा पद्धति। तो हरकारा पद्धति बेसिकली युद्ध से संबंधित थी। ठीक है, अब बेसिकली ये जो अपनी पहचान और विशिष्टता को बनाए रखने के लिए मंगोलों ने जिस विधि का उपयोग किया था वो थी यास। ठीक है, और यास को ही चंगेज खान की विधि संहिता भी बोलते हैं। इट मींस ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोथ ए एंड बी इज द राइट। अगला देखो बच्चों, कैथेड्रल कहलाने वाले जो बड़े बड़े चर्च थे, इनका निर्माण कब हुआ था। तो एक टॉपिक ही है आपका कैथेड्रल नगरों के बारे में। तो कब शुरू हुआ था बच्चों, 12th सेंचुरी में, यानी कि 12वीं सदी में। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जो कोपरनिकस थे
इनका जो सिद्धांत है सूर्य सौरमंडलीय केंद्रीय सिद्धांत वाला, तो वो जो सिद्धांत है इसमें इन्होंने किस सत्य की घोषणा की है? क्या ये कहते हैं कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है इसलिए स्थिर है? नहीं, बल्कि ये क्या कहते हैं कि पृथ्वी समेत बाकी के जितने भी छोटे छोटे ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि सूर्य अपना एक ही जगह पर है, उसकी जगह पृथ्वी, अन्य जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया बच्चों कि जो पेपायरस नाम का पौधा होता है ये, इसके बारे में सही कथन कौन सा है? तो सबसे पहला, पेपायरस जो है वो एक सरकंडे जैसा पौधा होता है, बिल्कुल ठीक है। पेपायरस जो है वो मिस्र में नील नदी के किनारे पर पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। पेपायरस से लेखन सामग्री भी तैयार की जाती है, बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या बोलेंगे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट पेपायरस? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। आप क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बच्चों आपको बहुत सारे नाम दिए गए हैं। अब इन्हें आपको ये देखना कि नामों का क्या क्या मतलब है। जैसे सबसे पहला है कि क्या नाम है, अबोरिजिन। ठीक है, अबोरिजिन इसका जो इंग्लिश मीडियम में मतलब है वो है नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी कि देखो जो अबोरिजिन है, ठीक है, ये किसके लिए उपयोग किया जाता था? जो नेटिव पीपल से ऑस्ट्रेलिया के, इसके लिए। ठीक है, जो कि एक लैटिन में एब का मतलब होता है से और ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत। दूसरा शब्द है इंडिजिनियस पीपल। ठीक है, तो जो इंडिजिनियस पीपल है ये कौन थे? ये ऐसे लोग थे जो हमेशा एक ही जगह पर बने रहते थे। ठीक है, एक ही जगह पर। फिर आता है नेटिव अमेरिकन, तो ये कौन थे? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जो देसी लोग थे उनको बोला जाता था। रेड इंडियन गेहूं वर्ण के लोग थे जिनके निवास स्थान में कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था, तो रेड इंडियन वो थे। ठीक है, गेहूं वर्ण के लोग जिसको ये लगता था कि ये शायद इंडिया के हैं, तो उन्हें रेड इंडियन बोला जाता था। ठीक है, तो अबोरिजिन, इंडोनेशियन पीपल, नेटिव ऑफ अमेरिकन एंड रेड इंडियन, ये किस किस के लिए उपयोग होते हैं? आ गया समझ में? तो अब आपके 4 एमसीक्यू एक बार में कंप्लीट हो गए कि कौन सा किसके लिए उपयोग होता है, क्योंकि ये सारे के सारे सही हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में सारे के सारे आपके सही होंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बड़े ध्यान से पढ़ो बच्चों कि 1928 में समवैज्ञानिक एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लेवाइस मैरियम। क्या नाम था? लेवाइस मैरियम। इनके निर्देशन में एक संपन्न हुआ एक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ध्यान से पढ़िए दोबारा से कि 1928 में समाज वैज्ञानिक लेवाइस मैरियम के निर्देशन में एक जो सर्वेक्षण था वो विकसित हुआ जिसका शीर्षक था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। कारण क्या था? इसमें ये जो सर्वेक्षण था जिसका नाम ये था, इसमें रिजर्वेंस में रह रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य, शिक्षा आदि प्रकार की जो सुविधाएं थी, इनका बहुत ही मार्मिक और दरिद्रता भरा इसमें चित्रण किया गया था इस रिपोर्ट में, इस सर्वेक्षण में। तो ये बात बिल्कुल सही है, और क्या इसमें कहा गया था ये भी सही है। यानी कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है बच्चों। आ गया समझ? आ जाइए आगे बात करते हैं इंग्लिश में। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन इसकी सही व्याख्या करता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको 7 है, इसमें आपको इस चित्र की पहचान करनी है। तो ये चित्र आई नो वेरी वेल कि 99% बच्चों को पता होगा कि ये चित्र किसका है। ठीक है, किसका है ये चित्र बच्चों? ये चित्र है चीन की दीवार का। किसका है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का। ओके, और ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि जो यायावर कबीले थे वो आक्रमण करते रहते थे, तो उससे बचने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, ताकि वो आ ही ना सके इस बार दीवार को फांद के। अगला क्वेश्चन नंबर 8, रोमन साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी। जैसा कि हमने देखा था बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु किस भाषा का प्रयोग होता था? भाषाएं 200 प्लस बोली जाती थी। ठीक है, लेकिन यहां पर केवल प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो किसका उपयोग होता था? लातिनी का, यूनानी का, अकरी का तो नहीं होगा, क्योंकि अकरी मेसोपोटामिया के संबंध में रोमन साम्राज्य उसके कई बात का आया है। तो या तो लातिनी यूनानी है, या तो ये फिर दोनों है। सोचिए आपके हिसाब से इसका क्या आंसर हो सकता है? सोचो फटाफट से, लातिनी यूनानी या फिर दोनों, क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है,
अगला इसी में इंग्लिश में आ जाएगा आपका यहाँ पे डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्या कहा गया है। ये एक यूनान की लातिनी भाषा की विद्वान थी, यानी कि ये जो महिला है ये यूनानी भाषा की भी और लातिनी भाषा की विद्वान थी। उन्होंने ये लिखा कि महिलाओं को शिक्षा ना तो पुरस्कार देती है ना किसी सम्मान का आश्वासन देती है, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। यानी कि महिलाएं जो ये समझती हैं कि शिक्षा उन्हें ना तो पुरस्कार देती है ना तो सम्मान देती है, तो ये आश्वासन देते हैं कि महिलाओं शिक्षा तुम प्राप्त करो, इसकी इच्छा रखो, उसे ग्रहण करो। ठीक है, अब ये कथन किसका है? तो सिंपल सी बात है, या तो मांटुआ की मार्किसा इसाबेल देस्ते हैं या फिर वेनिस निवासी कसांद्रा फेदेल है। तो कौन थी? वो थी वेनिस निवासी कसांद्रा फेदल। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटेन के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता कब दी गई थी? तो ब्रिटेन ने कब दी थी मान्यता? क्या नाम है, संयुक्त राज्य अमेरिका को एक फ्री कंट्री की, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्री की, दैट इज 1781। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से पढ़ो बच्चों। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सम्राट, नौकरशाही और सेना जो है इसको एक साथ सत्ता को चलाते थे। ठीक है, और नौकरशाही और सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। यानी कि जो साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे, सम्राट, नौकरशाही और सेना, ये सभी मिलकर एक साथ सत्ता चलाते थे। ठीक है, अब इसमें सेना हो गई और नौकरशाही, ये दोनों मिलकर सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो इसको बोलते थे सम्राटी व्यवस्था। आपने रोमन साम्राज्य में अभिजात वर्ग के जो 3 खिलाड़ी थे उसके बारे में पढ़ा था ना, तो ये 3 ही खिलाड़ी यही थे। ठीक है, जिनमें से नौकरशाही और सेना का सम्राट के प्रति उत्तरदायित्व होता था। ओके, ऑप्शन बी। रोमन के इतिहासकारों के पास खोज सामग्री का विशाल भंडार है जिसमें कई भागों को विभाजित किया जाता है। तो हमें बताना क्या है कि रोमन साम्राज्य के इतिहासकार हैं, इनके पास में किस किस प्रकार के भंडार हैं। ठीक है, खोज सामग्री के। तो सबसे पहला है पठन सामग्री, यानी कि पढ़ने योग्य सामग्री, जिसमें बेसिकली क्या बोलते हैं, दस्तावेज वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भौतिक दस्तावेज, यानी कि जो साक्ष्य वगैरह मिलते हैं खुदाई के दौरान, वो सारी चीजें। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है डी वाला राइट हो जाएगा। आगे देखो बच्चों, यूरोप में भयंकर अकाल 4वीं शताब्दी में कब पड़ा? ये थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग है, 4वीं नहीं होगा बच्चों, ये होगा 14th। ठीक है, कि 14वीं शताब्दी में यूरोप में भयंकर अकाल कब पड़ा? तो देखो, जब भी हम शताब्दी की बात करते हैं तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं? इसका मतलब बोलते हैं कि 1 से लेके 99। और जब हम 14th की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1300 से लेके, ठीक है, 1399 तक की। ठीक है, 0 से 91 होता है एक शताब्दी। ठीक है, तो 1300 से 1399 एक सेंचुरी। तो 14वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो ये यहाँ से शुरुआत होगी। अब देखो, ए आपका आउट हो गया और डी आउट हो गया। अब ये जो चला था ये 2 साल के लिए चला था। तो कब से कब तक? 1315 से 1317 तक। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ओके बच्चों, आगे उर नगर की सबसे पहली खुदाई कब हुई थी एकदम सुव्यवस्थित तरीके से? दैट इज 1930, 1930 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में आ जाएगा आपका। अब देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसीलिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य जिनका नाम था तनाको सोजो। ठीक है, संसद के निम्न सदन के सदस्य तनाको सोजो, इन्होंने औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जिसमें तकरीबन 800 गांववासी जनविरोध के लिए एकत्र हुए और उन्होंने सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया और सरकार ने कार्रवाई की भी थी। तो ये जो औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन छेड़ा इन्होंने, तनाको सोजो ने, ये कब छेड़ा था, किस ईयर में छेड़ा था? ठीक है, दैट इज 1897। तो इस पेपर में आपने ध्यान दिया होगा बच्चों कि आपको 3-4 ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं देखने को जिसने आपने देखा भी नहीं होगा कि ये क्वेश्चन भी है किताब में या नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे तो यहाँ पे बी आपका हो जाएगा। अब 16 क्वेश्चन है बच्चों कि सबसे अधिक जो प्रसिद्ध मठ हैं इनके बारे में सही क्या है? तो सबसे पहला मठ था सबसे प्रसिद्ध 1529 का इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट। ठीक है, इसका एक आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी है 4 मार्क्स का। दूसरा है 910 में बनाया गया बरगंडी में स्थापित कलोनी। तो 2 थे, सेंट बेनेडिक्ट एंड कलोनी। अब कब कब कहाँ कहाँ पे बनाया था ये पता चल गया आपको। तो यहाँ से ये जो डी होगा, ए और बी दोनों ये सही हैं।
तो आपका यहाँ पे 2-3 चीज़ें और समझ में आई। सबसे पहला, सेंट बेनिडिक्ट जो है ये कहाँ पे है? इटली में। कब स्थापना हुई? 529 में। क्लूनी कहाँ पे है? बरगंडी में, और इसकी स्थापना हुई थी 910 में। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस दैट इज नेशनल सॉरी डे, ये कब मनाया जाता है? तो नेशनल सॉरी डे कब मनता है बच्चों? इट इज 26 मई। ठीक है, इन 26 मई। क्वेश्चन नंबर 18, मंगोलों के द्वारा हरकारा पद्धति के लिए प्रदान किए गए अपने घोड़ों और अन्य पशुओं के 10वें हिस्से को क्या कहते थे? यानी कि देखो, मंगोलों के द्वारा ये जो हरकारा पद्धति अपनाई गई थी, तो इसके लिए ये क्या करते थे, कुछ घोड़े और कुछ पशुओं को बेसिकली दिया करते थे अपने सैनिकों को। तो इसका 10वां जो भाग होता था वो क्या कहलाता था? घोड़े और पशुओं का। तो क्या कहलाता था भाई? सोचो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? क्या कहलाता था? इट इज कुबुकर। क्या बोलते थे उसको? कुबुकर बोलते थे। ये तो हरकारा पद्धति है ही, या नियम संहिता थी इनकी, चंगेज खान की, जिसे कुरिलताई में इसने 1206 में लागू किया था। ओके, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे ए राइट है। उसके बाद देखो बच्चों, क्वेश्चन 19, गुटेन वर्ग के द्वारा सबसे पहला जो छापा खाना था ये 1455 में खोला गया था, और कहाँ पे? जर्मनी में खोला गया था। अब क्वेश्चन क्या है कि गुटेन वर्ग द्वारा 1455 में सबसे पहले जब छापा खाना खोला गया तो उसमें छापा क्या गया था? ठीक है, आपको सब पता चल गया कि 1455 में खोला, जर्मनी में खोला, चलिए खोल तो दिया, लेकिन छापा क्या था उन्होंने उसमें? तो उन्होंने छापा था उसमें बाइबल की 150 प्रांतियां, यानी कि बाइबल की कुछ कॉपीज 150 प्लस। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आपको ये बताना है ये कथन किसका है बच्चों? देखिए, ये वक्तव्य, ये कथन किसका है? जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंक देना चाहिए। अर्थात ये व्यक्ति ऐसे जो कहते हैं कि जापान को ना अपने में से एशिया को निकाल देना चाहिए, यानी कि जापान को अपने सारे के सारे जो एशियाई लक्षण है ये छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मेजी काल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, जो कि थे फुकुजावा युकिची, इनका कहना था। ठीक है, कि जापान को एशिया के अपने सारे लक्षण छोड़ के पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, मेसोपोटामिया के मंदिर की विशेषता के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही का चयन कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मंदिर जो थे ये विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे। ठीक है, उसके बाद मेसोपोटामिया के इन मंदिरों में उर देवता जो थे ये चंद्र देवता माने जाते थे, और इन्नाना जो थी ये प्रेम व युद्ध की देवी मानी जाती थी। दूसरी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अनेक जो मंदिर थे इनके खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बनाए गए थे। बिल्कुल ठीक है। कुछ प्रारंभिक मंदिर यूं देखे गए कि वो साधारण घरों के जैसे होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही हुआ करते थे। तो ये भी सही है, यानी कि मेसोपोटामिया के मंदिर के बारे में सारी बातें सही हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे पेपर में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए मेसोपोटामिया के मंदिरों की विशेषता, तो 4 पॉइंट बता देना। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में आ जाएगा यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं सारे के सारे पॉइंट और उसके आंसर। ठीक है बच्चों, वेल क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान से देखो, सेक्शन ए के अंदर हमने 21 MCQ तो डिस्कस कर लिए। अब आप मुझे बताओ कमेंट में कि आपका 21 आउट ऑफ कितना स्कोर आया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन की तरफ। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं आज के इस पेपर का अगला सेक्शन नंबर बी, ये शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात भाषा कौन थी, और इसके भाषा विस्तार के अलग अलग चरण को समझाइए। तो आ जाइए समझते हैं बच्चों। मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात भाषा थी सुमेरियन। ठीक है, कौन सी थी? सुमेरियन। तो हुआ यूं कि 2024 ईसा पूर्व अक्कदी भाषा आई। पहले तो सबसे पहली थी सुमेरियन। ठीक है, फिर 2024 मतलब 2400 तक, 2400 तक ये रही। उसके बाद में फिर अक्कदी भाषा आई, जिसका विस्तार सिकंदर ने किया था अपने समय में। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे अक्कदी भाषा आ गई कब? 2400 ईसा पूर्व। फिर 1000 साल के बाद धीरे धीरे अरामाइक भाषा का मेसोपोटामिया में प्रवेश हुआ। अभी अरामाइक भाषा हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, जो कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। और आज भी इराक के ऐसे बहुत से गणराज्य हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे ये हिब्रू जो है ये बोली जाती है। तो सबसे पहले सुमेरियन, सेकंड पे अक्कदी, थर्ड पे अरामाइक, और चौथे पे आती है आपकी हिब्रू, और आज भी कुछ जगह बोली जाती है। अब हम जब भाषा की बात करें तो साक्षरता की बात कर लेते हैं।
मेसोपोटामिया के लोग बहुत कम पढ़ लिख सकते थे, इसीलिए वो कुछ प्रतीकों का और चिन्हों के साथ में बेसिकली अपनी बातों को समझाते थे। पढ़ना लिखना नहीं आता था इसीलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे और लेखन कला के क्रमबद्ध विकास का वर्णन कीजिए। तो मेसोपोटामिया के लोग बेसिकली किस पे लिखते थे और जब लिखते थे तो इस लेखन कला का विकास कैसे हुआ। ओके, तो देखो मेसोपोटामियाई लोग जो थे वो मिट्टी की जो पट्टिकाएं होती हैं, किसकी, मिट्टी की पट्टिकाएं, इस पे लिखा करते थे। ठीक है, अब लिखने के लिए क्या होता था, जो लिपिक होता था, लिखने वाला लिपिक, लिपिक क्या करता था कि चिकनी मिट्टी को पहले गीला कर लेता था, जैसे आटा होता है ना, पहले उसे गीला कर लिया, फिर उसको गूंथ लेता था आटे की तरह। ठीक है, अब उसको थाप दिया आटे की तरह, ठीक है, मिट्टी को, फिर उसे एक ऐसा आकार दे दिया जाता था कि उससे पट्टिका बनाई जा सके, यानी कि पट्टिका का ही आकार दे देते थे। अब जब वो पट्टिका का आकार दे दिया, ठीक है, फिर इन पर सरकंडे की तीखी नोक से कीलाकार लिपि के द्वारा लिखा जाता था। अभी गीली है तो उस पर लिखा भी जा सकता था, और कुछ संदेश लिख दिया। अब लिखने के बाद में क्या करते थे, इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता था, ठीक है, जिससे वे पक्की हो जाए और चिन्ह जो है, संख्याएं जो है वो एकदम उस पर छप जाए। सूख जाएंगी तो उसे फिर मिटाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसीलिए इन पट्टिकाओं पर सूखने से पहले लिखा जाता था। अगर ये पट्टिकाएं सूखने लगी तो उन पर लिखा नहीं जा सकता था, और एक बार लिख दिया और सूख गई तो उसे बदला भी नहीं जा सकता था, भले ही पट्टिका को फेंक दिया जाए। ठीक है, अब ये कीलाकार क्या था भाई, तो कीलाकार का शब्द एक अर्थ होता है क्यूनिफॉर्म। इसका अर्थ है कि यह एक लातिनी शब्द क्यूनियस, जिसका नाम होता है खूंटी, और फॉर्म आकार से बना हुआ है। ठीक है, अब मेसोपोटामिया में जो पट्टिका पाई गई हैं वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं, जिस पर बहुत सारे चित्र, चिन्ह, संख्याएं, बैल, मछली, रोटी आदि के बारे में 5000 से भी ज्यादा सूचियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ पहला क्वेश्चन कंप्लीट मेसोपोटामिया के बारे में। अब देखते हैं इंग्लिश में, विच वाज द फर्स्ट नॉलेज लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्सपेंशन। तो क्या क्या पॉइंट है आप देख सकते हैं सारे के सारे एक ही बार में। एंड सेकंड, ऑन व्हाट द पीपल मेसोपोटामिया राइट एंड डिस्क्राइब अ सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑन द आर्ट राइटिंग। तो क्या पॉइंट है आपका, यहां से इजीली रीड आउट कर सकते हो आप सारे के सारे पॉइंट। ओके बच्चों, चलिए मूविंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान में जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसकी झलक प्रस्तुत कीजिए। तो जापान में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी। सबसे पहला, पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार की मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, यानी कि पैतृक परिवार यानी कि जो परिवार का संबंध पीढ़ियों से चला है, तो ऐसे में जो परिवार का नियंत्रण है वो परिवार के मुखिया यानी कि घर का जो सबसे बुजुर्ग होता था व्यक्ति, उसके हाथ में होता था। ठीक है, उसके बाद पति पत्नी एक साथ रहते थे, एक साथ कमाते थे और एक साथ घर भी बसाते थे। ठीक है, पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नए तरह के घरेलू उत्पाद, नई किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार के घर की मांग पैदा कर दी कि पारिवारिक पति पत्नी एक साथ रहेंगे, कमाएंगे, घर को बसाएंगे। ठीक है, 1920 के दशक में ये देखा गया कि बहुत सारी निर्माण कंपनियों ने 200 येन देने के बाद 10 साल के लिए 12 येन महावर की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान मुहैया कराए। यानी कि 1920 के दशक में बहुत सारी निर्माण कंपनियों ने यह कहा कि देखो तुम हमें 200 येन दो, ठीक है, तो हम तुम्हें 10 साल के लिए 12 येन महावर की किस्तों पर हम तुम्हें सस्ते मकान दे देंगे और उसके बाद में वो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो रोजमर्रा की जिंदगी कुछ इस प्रकार की थी। जरूरी नहीं है कि आप ये चारों पॉइंट सेम टू सेम लिख के आओ, इसमें 2-3 आपने लिख दिए और 1-2 पॉइंट आप अपनी तरफ से ऐड कर देना, बस मिल जाएंगे नंबर। ओके, चलिए, गिविंग अ ग्लिम्पिस ऑफ एवरीबॉडी लाइफ इन जापान। तो क्या क्या पॉइंट है आप यहां से देख सकते हैं इसके बारे में सारे के सारे। आगे, मेनर की जागीर होने वाले कार्यों की सूची को बनाइए, यानी कि मेनर की जागीर में, तो मेनर की जागीर में क्या क्या कार्य होते थे उसकी सूची बनानी है। और मेनर जो थे वे कभी आत्मनिर्भर नहीं थे, ये भी आपको समझाना है। तो आ जाइए देखते सबसे पहले मेनर की जागीर में होने वाले कार्य। ठीक है, देखो लॉर्ड का एक अपना घर होता था जिसे मेनर यानी कि भवन बोलते थे। अब इस मेनर में गांव पर उसका नियंत्रण होता था, तो कुछ लॉर्ड जो थे वो अनेक गांव के मालिक थे। देखो शायद आप डिफिकल्ट हो रही होगी, देखो लॉर्ड का एक अपना भवन होता था जिसे बोलते थे हम मेनर। ठीक है, अब लॉर्ड का सिंपल सी बात है गांव पर नियंत्रण होता था। ऐसे कुछ लॉर्ड थे जिसके नियंत्रण में या तो अनेक गांव थे,
किसी किसी के में तो 50 से 60 से ज़्यादा गांव भी हुआ करते थे, है ना। तो वही चीज़ है, किसी एक छोटे मेनर की जागीर, ये बहुत छोटे लॉर्ड की बात की जा रही है, एक छोटे लॉर्ड की मेनर की जागीर में दर्जन भर और एक बड़ा जो जागीरदार होता था, इनकी बड़ा जो मेनर होता था, बड़ा लॉर्ड, ठीक है, ज़्यादा पैसे वाला, ज़्यादा ज़मीन वाला, तो उसमें 50 से 60 परिवार हो सकते थे। अब होता क्या था कार्यों में, तो प्रतिदिन के उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर ही मिलती थी, ठीक है। अनाज खेतों में उगाए जाते थे, लोहार और बड़े औजारों की देखभाल करते थे, हथियारों की मरम्मत करते थे, राजमिस्त्री इनकी इमारतों की देखभाल करते थे, औरतें वस्त्र काटती थी, बुनती थी, और बच्चे लॉर्ड की मदिरा संपीड़क में कार्य किया करते थे, मदिरा संपीड़क में, ठीक है। तो एक मेजर के भवन में दर्जन भर, किसी बड़ी में 50-60 और क्या क्या कार्य होते थे, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगला कि मेनर जो थे ये कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें नमक बनाने के लिए चक्की का पाट और धातु के बर्तन जो थे वो बाहर के स्रोतों से प्राप्त करने पड़ते थे। ऐसे लॉर्ड जो विलासी जीवन जीना चाहते थे, उन्हें महंगे साजो सामान, वाद्य यंत्र और आभूषण खरीदना चाहते थे जो कि स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं होते थे। तो ऐसी चीजें इन्हें दूर के स्थान से प्राप्त करनी पड़ती थी, तो इसीलिए भी आत्मनिर्भर नहीं थे, ठीक है। और जो अभी हमने ये कार्य देखे ना कि यहाँ से लेके ये कार्य जब ये दूसरों से करवाते हैं तो सिंपल सी बात है, ये अपने कार्य अपने आप तो करते नहीं थे, ये चीजें होती हैं। ओके, तो 24 आपको समझ में आ गया। आप देखते हैं इसके इंग्लिश मीडियम को। तो लिस्ट द टास्क दैट वुड बी प्रॉपर्टी ऑफ द मेनर एंड मोनर्स कुड नेवर बी सेल्फ सफिशिएंट, व्हाई। तो यह आपका आंसर यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों कि यूनान और रोम वासियों की जो पारंपरिक धार्मिक संस्कृति थी बहुदेववादी थी। समझाइए कैसे। तो क्या बताना है, यूनान के लोग और रोमवासी, इनकी जो पारंपरिक धार्मिक संस्कृति थी ये बहुदेववादी थी, ये हमें समझानी है। तो लिखेंगे यूनान और रोमवासियों के लोग ये बहुत सारे पंथ और बहुत सारी जो उपासना पद्धतियां होती थी इसमें विश्वास रखते थे, किसी एक में नहीं बहुत सारे में, ठीक है। ये दोनों ही जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स, ऐसे बहुत सारे रोमन इतालवी देवों की, यूनानी और पूर्वी देवी देवताओं की पूजा करते थे। यानी कि केवल इतालवी देव नहीं, यूनानों की भी और पूर्वी देवी देवताओं की भी, ठीक है। इनके लिए साम्राज्य भर में बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे मठ, बहुत सारे देवालय भी बनाए गए थे। अब ये जो थे ये बहुदेववादी स्वयं को एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक बहुत बड़ा धर्म था जो कि था यहूदी, ठीक है। ये लोग गिधाओं की भी पूजा करते थे, यूनान के और रोम के वासी, इस प्रकार से। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये बहुदेववादी कैसे थे। अगला, द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ ग्रीक एंड रोमन्स वाज पॉलिस्थेटिक, एक्सप्लेन हाउ। तो कैसे करेंगे, सारी बातें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, मंगोलों का सामाजिक विस्तार। ओके, तो मंगोलों का जो सामाजिक विस्तार है, सामाजिक नहीं साम्राज्य, पिछली वीडियो में आपको देखो मंगोलों के साम्राज्य के बारे में बता दिया था, आज हम इनके साम्राज्य को समझेंगे, ठीक है, कि आखिर इनके साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। तो देखो मंगोल जो शासक थे, मोस्ट ऑफ द मंगोल्स पहले बौद्ध थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके जब ये तुर्कियों के संपर्क में आने लगे तो इन्होंने इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया। तो पहले बौद्ध जो मंगोल थे ये बौद्ध थे, जब ये तुर्कों के संपर्क में आ गए तो उन्होंने इस्लाम को अपना लिया, है ना बच्चों। फिर मंगोलों ने, मंगोली साम्राज्य जो था ये 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर के रूप में उभर कर सामने आया। इस साम्राज्य का जो आरंभ था वो चंगेज खान के द्वारा मंगोलिया के घुमंते जनजातियों के एकीकरण से हुआ था, और इस एकीकरण के लिए किसका उपयोग किया था इसने, यास का, ठीक है। उसके बाद फिर मध्य एशिया में शुरू, यह राज्य मध्य एशिया से ये शुरू होता है और ये कहाँ जाके मिलता है, पूर्व और पश्चिम से लेकर पश्चिम में जापान के सागर तक और उत्तर में साइबेरिया से लेकर दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप तक ये मंगोल साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। तो कहाँ, जो मध्य एशिया में ही था वो अब पूर्वी यूरोप में पहुंच गया, पश्चिमी जापान तक पहुंच गया, साइबेरिया दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंच गया था। तो इस प्रकार से बहुत ही तेजी से विकसित हुआ। आमतौर पर इसे दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सन्निहित साम्राज्य, यानी कि सबसे बड़ा समृद्ध भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा साम्राज्य भी कह सकते हैं, ठीक है। अपने शीर्ष पर यह तकरीबन 9,700 किलोमीटर तक फैला था और इसकी आबादी 100 करोड़ थी। जब ये इसका शुरुआत हुआ था पूरे वर्ल्ड में फैलने का, तो 9,700 किलोमीटर तक फैला था और 100 करोड़ की आबादी थी कम से कम। ओके, तो ये हो गया अब आपका। अब बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम की। तो डिस्क्राइब दी मंगोल एम्पायर इन डिटेल।
तो मंगोल एम्पायर को डिटेल में कैसे वर्णित करना है, सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे क्या है बच्चों कि इतिहास में जो मानवतावादी दृष्टिकोण है ये समझाइए, और 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में यूरोप में मुद्रण कैसे हुआ ये बताइए। तो सबसे पहले इतिहास में मानवतावादी दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो लिखेंगे उत्तर, मानवतावादी लोग ये मानते थे कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ था। ठीक है, वह अंधकार की नई शताब्दियों यानी कि 13वीं के बाद 14वीं शताब्दी के बाद में नए युग एक सही सभ्यता के रूप में पुनर्स्थापित करते हैं, जिसकी कई इतिहासों के द्वारा आलोचना भी की है। तो मानवतावादी का दृष्टिकोण क्या है वो यहीं से है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, देखो मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए किया है। ठीक है, मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाते थे। ठीक है, यद्यपि विश्वविद्यालयों में पाठचर्या पर कानून, आयुर्विज्ञान, धर्मशास्त्र इन सभी का दबाव रहा था, लेकिन फिर भी मानवतावादी विषय धीरे धीरे करके स्कूल में पढ़ाए जाने लगे थे। और यह सिर्फ इटली में नहीं हो रहा था, बल्कि पूरे यूरोप के अन्य देशों में भी हो रहा था। कई इतिहासकारों ने यह प्रश्न भी उठाया कि किसी भी काल को अंधकार का युग इसकी संज्ञा देना गलत होगा। ठीक है, तो मानवतावादी दृष्टिकोण के बारे में आप देखो, ये तो थोड़ी आगे की बात हो गई। इसमें आप 1-2 पॉइंट मानवतावादी के अर्थ के बारे में बता सकते हो। मानवतावादी अध्यापक कौन होते थे, मानवतावादी विचार क्या कहते हैं, ये सारी चीजें। फिर 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में जो मुद्रण हुआ, इसकी शुरुआत देखिए, मुद्रण क्रांति की शुरुआत यूरोपीय लोगों के द्वारा अन्य लोगों के मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों के साथ मंगोल शासकों के ऋणी रहे। यानी कि ऐसा नहीं है कि यूरोपीय लोग जो थे उन्होंने स्वयं मुद्रण शुरू कर लिया था, नहीं, मुद्रण प्रौद्योगिकी की शुरुआत के लिए इन्हें चाइना और मंगोली शासक की हेल्प लेनी पड़ी थी। ठीक है, 16वीं शताब्दी के क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई थी, यानी कि 16वीं शताब्दी में इस मुद्रण क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानिस गुटेनबर्ग, किसने 1455 में जर्मन मूल के जोहानिस गुटेनबर्ग ने सबसे पहला छापाखाना खोला, और उनके छापेखाने में सबसे पहले बाइबल की 150 प्रतियां छपी। इससे पहले अगर एक दिन में कोई भी व्यक्ति एक बाइबल की प्रतिलिपि लिखता था, तो आज वो प्रतिलिपि 150 मतलब आज वो प्रतिलिपियां 150 यहाँ पे छप जाती हैं। ठीक है, मुद्रण की वजह से। तो ये चीज थी। अब यहाँ पे देखो, मुद्रण क्रांति के आप जो है ना 1-2 लाभ भी लिख सकते हो। क्या कि अब जो पठन सामग्री थी बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की पहुँचने लगी, लोगों की पढ़ने में रुचि बन गई, क्योंकि अब सिंपल सी बात है, जब किताबें सस्ती हो रही हैं तो लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। लोगों के पास में शिक्षा पहुँचनी बहुत जल्दी हो गई, आसान हो गया, और भी बहुत सारी जानकारी लोगों तक पहुँचने लगी आसानी से, है ना। ये चीज़ें थी। तो आगे समझ अच्छे तरीके से बच्चों। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम की। तो डिस्क्राइब दी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन हिस्ट्री। तो क्या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है हिस्ट्री की, और एक ये 2 पॉइंट ऐसे पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये रहा बीइंग ऑफ प्रिंटिंग रिवोल्यूशन, बिगिनिंग सॉरी। तो ये रहे आपके 7 पॉइंट पढ़ सकते हैं। वेल, इस प्रकार से सेक्शन जो बी था ये कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करेंगे सेक्शन सी की तरफ। आर यू रेडी? होप यू वेल। शुरू करते हैं सेक्शन नंबर सी के बारे में। ओके, तो सेक्शन सी देखिए यहाँ पे है, ये रहा। अब सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि मेजी सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे किया गया तथा इसके क्या क्या लाभ रहे। ठीक है, लाभ रहे या फिर क्या क्या इसके प्रभाव पड़े थे। तो आइए बड़े ध्यान से समझिए बच्चों। सबसे पहले मेजी सरकार के द्वारा किए गए अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए कदम। सबसे पहला, मेजी सरकार ने क्या किया कि जो पैसा कृषि पे लगता था, ठीक है, तो उस पैसे को इन्होंने इकट्ठा किया। तो कृषि पर कर लगाया बहुत ज़्यादा, और उससे इकट्ठा किया, और जो पहले पैसा लगता था उसको भी इकट्ठा किया। उसके बाद इन्होंने पैसे को इकट्ठे करने के बाद इन्होंने देखा हमारे पास बहुत पैसा हो गया, तो इन्होंने क्या किया, जापान में सबसे पहले 1870 और 72 के आसपास टोक्यो और याकोहामा इसके बीच में एक रेल लाइन बिछा दी। अब रेल लाइन क्यों बिछाई? रेल लाइन बिछाई थी ताकि जो व्यापार है ये आसानी से हो सके। कैसा व्यापार? वस्त्र उद्योगों के लिए मशीनें यूरोप से मंगाई गई। अब मशीनें ट्रक में भर के तो आ नहीं सकती, तो इसलिए इन्होंने रेल का निर्माण किया था। तो अब वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें आने लगी। अब मशीनें आएंगी तो उनको मशीनों को चलाने के लिए, नई मशीनें हैं तो किसी को आता नहीं है, तो उन मशीनों को चलाने के लिए जो विदेशी कारीगर थे इनको बुलाया गया था। ठीक है,
अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा विदेशी कारीगरों पर निर्भर रहते, तो उन्होंने उसको सीखने के लिए और पढ़ने पढ़ाने के लिए अपने लोगों को, ठीक है, जापान के लोगों को भेजा। कहाँ पे? यूरोप में। फिर अब ये चलो रोजगार, काम, उद्योग सब कुछ हो गया। फिर 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्था जो थी, सेवा जो थी, यह प्रारंभ हुई। रोजगार में वृद्धि जब हुई तो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो पाई और उद्योग के विकास के साथ ही लोग जो थे ये शहरों में आने लगे थे। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली देखिए ये संख्या दी गई है, अगर आप इसे याद नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बस ये लिख देना कि उद्योगों के विकास से लोग शहर में आने लगे। जहां जनसंख्या पहले बहुत कम थी, अब वही जनसंख्या करोड़ में पहुंच जाके। अब ये तो डेटा आ गया, डेटा आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन एक आधा लिख देना। जैसे पहले जनसंख्या 3.5 करोड़ थी और फिर कुछ ही सालों में विद इन 42 ईयर्स वो हो गई 5.5 करोड़, है ना। ये चीज़ ऐसे कर सकते हो आप। फिर बारी ये आती है कि आखिर मेजी सरकार के द्वारा ये जो आधुनिकीकरण किया गया, इसका क्या क्या प्रभाव निकल कर आया। तो सबसे पहला, जब भी उद्योग विकसित होता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लकड़ी और जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं इनकी मांग से पर्यावरण विनाश हो जाता है, अर्थात वन, पेड़ ये काटे जाते हैं तो पर्यावरण को नुकसान होता है। दूसरा, औद्योगिकरण हुआ तो इससे वायु प्रदूषण बहुत फैला, जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। कृषि उत्पादों में जब कमी हुई तो उसका प्रमुख कारण क्या था कि लोग जो थे वो शहरों की तरफ चले जा रहे थे। अब सारे लोग शहरों में चले जाएंगे तो खेती कौन करेगा, है ना। 1886 में इसी को देखते हुए सबसे पहली आधुनिक हड़ताल महिलाओं के द्वारा इनके खिलाफ चलाई गई थी। ठीक है, और एक जो अभी आपको मैंने पॉइंट बताया था कि तनाको शोजो ने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था, वो पॉइंट भी यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गया कि मेजी सरकार ने क्या क्या कार्य किए थे, ठीक है, आधुनिकीकरण के लिए, और उसके क्या क्या प्रभाव निकले थे। अगला क्वेश्चन, चंगेज खान के वंशजों की क्या क्या उपलब्धियां थी और रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो चंगेज खान के वंशजों की पहले उपलब्धियां देखते हैं। देखो, चंगेज खान के वंशजों की उपलब्धियां, सबसे पहला पॉइंट ये है कि मंगोल शासकों ने सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल में भर्ती किया। यानी कि जो मंगोल साम्राज्य था, इन्होंने ये देखा कि अगर हमें संगठित रहना है और सभी लोगों का हमें समर्थन चाहिए तो हमें अपने राज दरबार में, ठीक है, अपने प्रशासन में, अपनी सेना में प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, भाषा, संस्कृति आदि को मानने वाले लोगों को सम्मिलित करना होगा। तो इन्होंने ऐसा सम्मिलित किया भी, ठीक है। इसीलिए इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक हुआ। ठीक है, उसके बाद साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों का एक प्रसंग बनाया गया। यानी कि अनेक समुदाय जो कि साम्राज्य के निर्माण की बात करते थे तो उनको एक समुदाय में, एक प्रसंग में बना दिया गया। ठीक है, मंगोल साम्राज्य विभिन्न वातावरण में परिवर्तित होता चला गया, तथापि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। ठीक है, अब उन्होंने बहुत सारे मत, बहुत सारी आस्था के लोगों को सम्मिलित किया हुआ था। हालांकि मंगोल शासक जो थे उन्होंने स्वयं अपनी आस्था को चेंजेस किया। जैसे चंगेज खान यानी कि शुरुआती मंगोल जो थे वो बौद्ध थे, ठीक है, फिर उन्होंने इस्लाम को अपनाया, मतलब बौद्ध के बाद में ईसाई हुए, फिर इस्लाम को अपनाया। मतलब वो ऐसा नहीं था कि किसी धर्म को थोपना चाहते थे, वो भी ये दिखाना चाहते थे कि सभी धर्म संभाव की भावना हमारे अंदर है। ठीक है, तो ये थी इनकी उपलब्धियां एकत्र और एकजुट करने की। अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो सबसे पहला, रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया में बाहरी आक्रमणों का योगदान रहा, यानी कि बाहर से जो आक्रमण हुए इसका सबसे ज्यादा योगदान रहा था। उत्तर में जर्मन मूल के समूहों के द्वारा आक्रमण किया गया। ठीक है, सभी बड़े बड़े प्रांतों पर अधिकार कर लिया गया और अपना राज्य स्थापित कर लिया गया। खास करके स्पेन में विसिगोथ, गौल में फ्रैंक और इटली में लोम्बार्डो, इन्होंने अपने राज्य स्थापित कर लिए। ईरान के ससानी वंश के शासकों के द्वारा पूर्वी प्रांतों पर आक्रमण किया गया और सैनिकों को हत्या करके लूट लिया गया। ठीक है, भीषण युद्ध के पश्चात पूर्वी रोम में अरबों के अधिकार में आ गया था। तो इस प्रकार से वो मंगोल साम्राज्य, वो रोमन साम्राज्य जो बहुत तेजी से फैला हुआ था वो अब खत्म हो रहा था धीरे धीरे। ठीक है, तो ये पॉइंट था आपका इसके बारे में। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका होगा यहाँ पे बच्चों।
ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उससे पहले इंग्लिश में, हाउ द इकोनॉमी वाज मॉडर्नाइज्ड बाय द मेजी गवर्नमेंट। तो किस प्रकार से हुआ था, ये रहे। एंड जब मॉडर्नाइजेशन किया गया तो इसके क्या क्या इफेक्ट निकल कर आए। ठीक है, तो इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या इफेक्ट निकल कर आए। एंड द सेकंड पार्ट इज दैट कि अचीवमेंट्स क्या थी चंगेज खान इसके क्या नाम है डिस्केंट्स की। तो आपके सामने ये पॉइंट दिए गए, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, और कॉज क्या क्या थे इसके फेल होने के, रोमन अंपायर के। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 29। यहाँ पे रोमन साम्राज्य के बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन और भी लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है रोमन साम्राज्य के। तो रोमन साम्राज्य की जो सामाजिक विशेषताएं हैं इसको हमें ध्यानपूर्वक समझाना है। तो आइए रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं पर ध्यान डालते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट, रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का स्वरूप था, अर्थात वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझी परिवार में रहते थे। सिंपल सा है कि एकल परिवार का प्रचलन का मतलब ये हो गया कि एक परिवार में एक पति, पत्नी और उसका बेटा या बेटी ये रहते थे। ठीक है, और बेटा बेटी कब तक, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। शादी हो जाएगी तो जो अभी उसके माता पिता ने प्रक्रिया अपनाई थी वही बेटा भी अपनाएगा। तो बेटा भी रहेगा बेटा और उसकी बहू वो रहेंगे, उसका बेटा हो जाएगा तो वो भी आगे चल के डिवाइड हो जाएगा। उस प्रकार से शादी हो जाएगी तो वो भी बढ़ जाएगा। ऐसे इसको एकल परिवार बोलते थे। दूसरा, परिवार में दास, दासों को परिवार में भी सम्मिलित किया जाता था क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। ठीक है, उसके बाद महिलाओं को स्वामित्व व संचालन का अधिकार। विवाह का एक ऐसा स्वरूप था बच्चों जिसमें पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी। ठीक है, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने अधिकार को बनाए रखते थे। जब पिता की मृत्यु होती थी तो वो पिता की जायदाद में अपने हिस्से की मांग कर लेती थी। ठीक है, महिलाओं को कानूनी स्वतंत्रता मिली हुई थी, अर्थात कानून के अनुसार पति पत्नी जो थे वो की एक वित्तीय हस्ती नहीं थी बल्कि दो अलग अलग वित्तीय हस्तियां थी, एक पत्नी की अलग से और पति की अलग से। तलाक देने की बात आती है तो तलाक देना बहुत ही आसान था। इसके लिए बस पति को यह कहना होता था कि हम विवाह भंग कर रहे हैं इसलिए, और अगर पत्नी को करना था तो पत्नी कहती थी अपने पति पर बेवफाई का आरोप लगाती थी। ठीक है, तो ऐसे विवाह भंग हो जाता था। अब विवाह कैसे होता था, तो विवाह बेसिकली आमतौर पर परिवार वर और परिवार वधु इनके समक्ष होता था। ठीक है, उसके बाद काम चलाऊ साक्षरता यहाँ पे रही होगी क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों में देखी जा सकती है, जैसे धार्मिक संप्रदायों, स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं और भी एक दो पॉइंट। बस इन्हीं पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है और यही रोमन साम्राज्य की सामाजिक स्थिति है। ओके, अब रोमन साम्राज्य के परवर्ती पुराकाल को विस्तार से समझाइए। तो रोमन साम्राज्य का परवर्ती पुराकाल कैसा रहा था, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसीलिए मैं इसको फटाफट से शुरू एंड करता हूँ। तो रोमन साम्राज्य को दो चरणों में बांटा जाता है, एक होता है पूर्ववर्ती काल, एक होता है परवर्ती काल। तो परवर्ती रोमन साम्राज्य में नौकरशाही के उच्च और मध्य वर्ग दोनों अपेक्षाकृत बहुत धनवान थे। यानी कि परवर्ती रोमन साम्राज्य में क्या था, नौकरशाही के चाहे उच्च वर्ग के हो या मध्य वर्ग के व्यक्ति हो सारे के सारे धनवान थे। क्यों भाई, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में प्राप्त होता था इसीलिए। अब जब वेतन सोने के रूप में प्राप्त हो रहा है तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। अब मेनली जो है इस परवर्ती काल में सम्राट डायोक्लिशियन के कार्य सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 8 नंबर में सम्राट डायोक्लिशियन के कार्य भी आ सकते हैं, ध्यान से पढ़ें। सबसे पहला, साम्राज्य की सीमाओं पर इसने क्या किया, किले बनवाए। तो रोमन साम्राज्य की जो सीमाएं थी उस पर इसने किले बनवाए, जो इसके प्रांत थे इसके अंडर में उसका पुनर्गठन किया। साथ ही इसने कार्यों को डिफरेंस कर दिया, अलग कर दिया, असैनिक कार्यों को और सैनिक कार्यों को अलग अलग किया इसने। ठीक है, उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता दे दी सम्राट डायोक्लिशियन ने, ताकि सेना जो है स्वतंत्र होगी ज़्यादा तो आक्रमण वगैरह नहीं हो पाएंगे। इससे क्या हुआ, सैन्य अधिकारी अधिक ताकतवर शक्तिशाली समूह के रूप में उभर आए। दूसरा, सम्राट डायोक्लिशियन ने मौद्रिक क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन किए। इसने सोलिडस नामक का एक सिक्का चलाया जो कि 4.5 ग्राम शुद्ध सोने से बना हुआ था, और यह सिक्का रोमन साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। अब सम्राट डायोक्लिशियन ने नई राजधानी बना दी। नई राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। अब ये नई राजधानी कुस्तुनतुनिया तीनों ओर समुद्र से घिरी हुई थी।
चूंकि नई राजधानी थी तो सिंपल सी बात है नई सेनेट की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए चौथी शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ था, ठीक है, सेनेट की वजह से। उसके बाद मिस्र में परिवर्तित शताब्दियों के पेपायरस पौधे के पत्ते पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज में मिले, जो कि ये दर्शाते हैं कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहां मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। अगला एक और आखिरी पॉइंट आएगा आपका, जो कि है यूनान और रोमवासी बहुदेववादी संस्कृति की थे, ठीक है। मंदिरों की मठों के लिए इनके लिए देवालय बनवाए गए थे, पूर्वी देवी देवताओं की पूजा करते थे, अनेक पंथ अनेक उपासनाओं को ये किया करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक आखिरी पॉइंट है कि अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा गया और 642 तक पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के मुश्किल 10 साल ही हुए थे। पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जों में आ गए थे 642 पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात। तो इस प्रकार से परवर्ती काल जो था रोमन साम्राज्य का, ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। तो डिस्कस दी सोशल फीचर्स ऑफ द रोमन एम्पायर। तो सोशल फीचर्स क्या है रोमन एम्पायर के? दैट इज नेचर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, स्लेव्स इंक्लूडेड इन फैमिली, वुमेन हैव द राइट टू ऑन ऑपरेट, लीगल फ्रीडम ऑफ वुमेन, इजी टू डाइवोर्स, मैरिज बाय द फैमिली, पहले मैरिज आएगा फिर डाइवोर्स आएगा, एंड वर्किंग लिटरेसी कल्चर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट, और एक आधा पॉइंट ये वाला। एंड देन जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब इन डिटेल द लेटर पीरियड ऑफ रोमन एम्पायर। तो क्या था ये आप शुरुआत क्या पढ़िए, फिर एम्पावर जो डायक्लिशियन है इसके बारे में आपको ये सारे पॉइंट यहाँ पे बता देने हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव विथ क्वेश्चन नंबर 30। और ये दोनों ही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको हटा दें एक बार। देखो, यूरोप में 14वीं शताब्दी को पुनर्जागरण का काल कहना कहाँ तक उचित है? अपने उत्तर को तर्क सेट स्पष्ट कीजिए। यानी कि यूरोप को 14th सेंचुरी का पुनर्जागरण कहना कहाँ तक उचित है अपने हिसाब से बताइए। और अथवा 15वीं और 16वीं शताब्दी में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसको समझाओ। तो आइए ध्यान से समझते हैं। देखो, क्या हम ये कह सकते हैं कि 14वीं शताब्दी में अतीत के साथ जो विच्छेद हुआ और यूनान और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ, क्या इससे पहले का काल 12वीं और 13वीं शताब्दी अंधकार का समय था? यानी कि जब हम इस वर्ड का उपयोग करते हैं बच्चों कि 14वीं शताब्दी जो है ये पुनर्जागरण का काल था, तो क्या इसका मतलब ये है कि 12वीं और 13वीं शताब्दी का काल अंधकार का था? ठीक है, इसीलिए यूरोप को 14वीं शताब्दी का पुनर्जागरण कहना कहाँ तक उचित है, अब एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है इंग्लैंड के पीटर वर्क। ये इंग्लैंड के पीटर वर्क लेखक का ये सुझाव है कि वर्क हार्ट जो इससे पहले के कालों के जो फर्क हैं इनको कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, उनके ये विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। यानी कि जो वर्क हार्ट है वो क्या कहते हैं कि 12वीं और 13वीं शताब्दियां ये अंधकार का समय रही थी, ठीक है। तो इंग्लैंड के पीटर वर्क कहते हैं नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पुनर्जागरण गतिशीलता का और कलात्मक सृजनशीलता का काल था, क्योंकि इटली में पुनर्जागरण से जुड़े हुए अनेक तत्व 12वीं में भी और 13वीं शताब्दी में भी पाए गए हैं। तो ये जो विचार है कि पहले के काल अंधकार थे, ये गलत है, ठीक है। यूरोप में इस पुनर्जागरण में 14th सेंचुरी में सांस्कृतिक बदलाव आए। इसमें रोम और यूनान की जो क्लासिकी सभ्यता थी इसके साथ रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार भी सामने आए। एशिया में प्रौद्योगिकी और कार्यकुशलता जो थी वो यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में और तेजी से विकसित हुई। पहले भी थी लेकिन अब और विकसित हो गई थी। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में जुड़ चुका था। नौ संचालन की नई तकनीकों ने लोगों के दो देशों के साथ में वहां पे जाना संभव कर पाया। ओके, उसके बाद यूरोपियों ने न केवल यूनानियों और रोमवासियों से सीखा बल्कि भारत, अरब, ईरान और मध्य एशिया और चीन से भी ज्ञान प्राप्त किया था। इसीलिए धीरे धीरे करके निजी और सार्वजनिक ये दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे थे, ठीक है। और भी एक दो पॉइंट है। तो इस प्रकार से 14वीं शताब्दी को पुनर्जागरण का काल कहना
इसके बारे में इतिहासकारों के क्या क्या मत हैं और इस दौरान क्या क्या बदलाव हुए, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर 15वीं और 16वीं शताब्दी में महिलाओं की क्या स्थिति थी। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ वुमेन्स इन 15th एंड 16th सेंचुरी, लेट्स डिस्कस। तो यानी कि देखिए, ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण के काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो आपसे जो पूछा गया ना कि 14th एंड 15th सेंचुरी में, इस क्वेश्चन को अलग से घुमा के ऐसे पूछा जाएगा कि पुनर्जागरण के काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से कैसे पूछा जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, तो देखो ध्यान से पढ़ो। व्यक्तिगता और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा जाता था। यानी कि जब भी समाज में बात उठती थी किसी बहस को लेकर, तो हमेशा महिलाओं को उस चीज से दूर रखा जाता था। ठीक है, सार्वजनिक जीवन में अभिजात और जो संपन्न परिवार के पुरुष थे, इनका प्रभुत्व था। यानी कि समाज में, सामाजिक जीवन में अभिजात हो गए, बड़े बड़े जो परिवार थे, इनके भी पुरुषों का ही प्रभुत्व होता था। ठीक है, घर परिवार के मामले में यही निर्णय लेते थे। महिलाओं को कारोबार में भी परामर्श देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, साथ ही महिलाओं का जो दहेज था, ये पुरुष अपने व्यापार में लगा लिया करते थे, और दहेज का प्रबंध नहीं होता था तो स्वयं उनके पिता अपनी बेटियों को मठों में भिक्षु बनाने के लिए भेज देते थे कि पैसे है नहीं बेटा, जा भिक्षुड़ी बन जा। क्योंकि भिक्षुड़ी बनते थे तो फिर क्या बोलते हैं, वो शादी नहीं करते थे, है ना, सादगी जिंदगी जीते थे। इन्हें बेसिकली नन भी कहा जाता था। देखा था ना हमने अभी। वही, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम थी। ठीक है, और अगर कहीं पे थोड़ी बहुत भागीदारी थी भी तो अमीर परिवारों में थी। महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा देना उस समय उचित नहीं समझा जाता था। ठीक है, लेकिन इसी के विपरीत कुछ ऐसे एरिया थे, कुछ ऐसे परिवार थे जो अमीर थे। ठीक है, तो वहाँ की खास करके व्यापारिक जो परिवार थे, तो उनमें जब पुरुष घर पे नहीं होते थे तो तब वो महिलाएं उनके व्यापार को संभालती थी। ठीक है, अब कुछ महिलाओं ने रचनात्मक कार्य भी किए थे, बौद्धिक कार्य, जैसे कि वेनिस निवासी कसांद्रा फेडेल। इसका अभी अभी हमने एमसीक्यू भी देखा था। ये यूनानी और लातिनी भाषा की विद्वान थी, जिन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा ना तो पुरस्कार देती है, ना ही सम्मान का आश्वासन देती है, बल्कि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए और उसकी इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। तो महिलाओं की स्थिति ऑलमोस्ट खराब ही थी। ठीक है, अधिकार नहीं थे। एक दो महिला थी, खास करके व्यापारिक महिला, व्यापारिक परिवार में महिला, उनकी बात की जा रही थी। ठीक है, वेल, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया कंप्लीट आप सभी का अच्छे तरीके से। आगे बात करें, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देखें कि हाउ फार इज इट अप्रोप्रिएट टू कॉल द 14th सेंचुरी अ पीरियड ऑफ रेनेसांस इन यूरोप, एक्सप्लेन योर लॉजिकली। तो योर आंसर विद लॉजिकली। तो आपके सामने सारे का सारा डेटा, सारा पॉइंट, सारे ऑथर्स के बारे में सब कुछ दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ महाल्स नहीं, वुमेन्स आएगा, वुमेन्स इन 15th एंड 16th सेंचुरीज। तो पोजीशन क्या थी महिलाओं की इन दी रेनेसांस पीरियड, यानी कि 15th एंड 16th सेंचुरी। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, घबराना नहीं है। ओके, एंड द लास्ट दिस वन। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे खत्म हुआ हमारा सेक्शन नंबर सी। लेट्स मूव विद सेक्शन नंबर डी। अब सेक्शन नंबर डी में आप देखेंगे तो ये डी जो है ये स्रोत आधारित वाला है, और इसमें पहला दिया है बच्चों कार क्लब के बारे में। ठीक है, तो कार क्लब क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आप यहाँ से चाहो तो पढ़ लो। नहीं सर जी हम पढ़ेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। चलिए पढ़ के बताते हैं। देखो, मोगा एक आधुनिक क्या नाम है, लकड़ी के लिए संक्षिप्त शब्द है। यह 20वीं शताब्दी में लिंग बराबरी, विश्वजनीन संस्कृति और विकसित अर्थव्यवस्था के विचारों के एक साथ आने का सूचक है। नया मध्यम वर्ग परिवारों ने आवागमन और मनोरंजन के नए तरीकों का लुत्फ उठाया। शहरों में बिजली के ट्रामों के साथ परिवहन बेहतर हो गया, बिजली के ट्राम बेसिकली विकसित हुए तो परिवहन अच्छा हुआ। 1878 में जनता के लिए बाग बनाए गए, बड़ी दुकानें, डिपार्टमेंट स्टोर बनाए गए। टोक्यो में गिंजा गिनबुरा के लिए एक फैशनेबल इलाका बनाया गया। गिनबुरा शब्द गिंजा और इससे लिया गया है, और भी एक दो पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन क्या है, मोगा से क्या अभिप्राय है? तो मोगा एक आधुनिक लड़की के लिए संक्षिप्त शब्द है और यह है 20वीं शताब्दी में लिंग समानता, विश्वजनीन संस्कृति और विकसित अर्थव्यवस्था के विचारों का आने का सूचक थी। उसके बाद पहला रेडियो स्टेशन कब खुला तथा फिल्में कब बनी थी? ठीक है, तो 1925 में पहला रेडियो स्टेशन खुला और 1899 में फिल्में बनने लगी थी। ठीक है, तो वही बात आपकी यहाँ पर आ गई। अगला, अब ये क्वेश्चन आपका बेसिकली एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वैसे 2 नंबर में लिया गया है लेकिन ये 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। जापान में रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक प्रस्तुत कीजिए। तो क्या झलक है? सबसे पहली, पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में होती थी। पति पत्नी एक साथ रहते थे, एक साथ कमाते थे, एक साथ घर बनाते थे। फिर पारिवारिक जीवन की बात आ जाती है, घरेलू उत्पाद, नई किस्म के पारिवारिक मनोरंजन के साधन, नए प्रकार के घरों की मांग ये पैदा हुई थी। और क्या क्या वादा किया था देने का, कुछ ये पॉइंट है कि घर कैसे मिलते थे किस्तों पे, वो बताया गया है। ओके, 31 हो गया। इंग्लिश में रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड द आंसर दैट क्वेश्चन गिवन बिलो। आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है आपका और ये आपके इसके आंसर हैं। ओके, ये रहा। अब बात करते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन की। तो दूसरा है, विलियम टिंडेल ने प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का इस तरह से समर्थन किया। तो विलियम टिंडेल ने किस प्रकार से समर्थन किया था, तो पढ़ते हैं। देखो एक सेकंड, क्वेश्चन कैसे हैं देखें एक बार। हाँ चलिए क्वेश्चन ये देख लेते हैं फिर आपको बताता हूं। तो 32.1 क्या कहता है, धर्म ग्रंथों को मातृभाषा में होना क्यों आवश्यक है? हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं आखिर उन्हें मातृभाषा में क्यों होना चाहिए? तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि धर्म ग्रंथ जो है जब मातृभाषा में होंगे तो क्या होगा, जो लोग हैं वो धर्म ग्रंथ की परिपाटी क्रम और धर्म का अर्थ जो है इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और जो सच्चाइयाँ हैं, जो अनुभव है उसको ज्ञात कर पाएंगे। तो बस यही लिख देना है, धर्म ग्रंथों के ज्ञान के लिए, दुनिया में अंधकार को समाप्त करने के लिए, पुरोहित वर्ग के चंगुल से निकलने के लिए, अंधविश्वास, झूठे धर्म के सिद्धांत के खंडन के लिए धर्म ग्रंथ अपनी मातृभाषा में होने चाहिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे होने चाहिए। देखिए आंसर आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये रहा, यहां से लेके यहां तक है। ओके, अगला क्वेश्चन, पाप स्वीकारोक्ति क्या है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। क्या है पाप स्वीकारोक्ति? पादरियों का लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका था पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज, जो कि क्या कहता है कि आप कोई भी पाप करो, उस पाप की जो मुक्ति है, उस पाप से जो मुक्ति है वो ये दस्तावेज आपको दिला देगा। ठीक है, बस उसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे और हम वो प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे आपका ये पाप धुल जाएगा। ठीक है, दूसरा, टॉमस मोर और इरेम्स कौन थे और चर्च के बारे में इनके क्या विचार थे? तो ईसाई मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेम्स, इनका ये मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था है। टॉमस मोर कौन थे? ईसाई मानवतावादी इंग्लैंड के, और इरेम्स ये हॉलैंड के ईसाई मानवतावादी थे। और इन दोनों का कहना था कि जो चर्च है वो लालची है और साधारण लोगों को बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बताती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इंग्लिश मीडियम में आते हैं। तो विलियम टिंडेल सपोर्टेड प्रोटेस्टेंटिज्म इन दिस वे, तो किस वे में किया था यहां से पढ़ सकते हैं। अगला, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द स्क्रिप्चर्स टू बी इन द मदर टंग, एंड व्हाट वाज कन्फेशन, एंड व्हाट वाज इट टॉमस मोर, एंड इस प्रकार से। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ये सेकंड चैप्टर का है हमारा, एक पुराकालीन पुस्तकालय, ठीक है, जो कि गिलगेमिश जो महाकाव्य है इससे लिया गया है। इसमें असुर बनिपाल की बात की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, गिलगेमिश महाकाव्य कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था? ठीक है, तो कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था? वेल इसका आंसर यहाँ पे नहीं है, ये बेसिकली 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ठीक है, असुर बनिपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर कितने मूल ग्रंथ और पत्रिकाएं लिखी हुई मिली थी? ठीक है, तो कितने थे? कुल मूल ग्रंथ 1000 और पट्टिकाएं 30,000, जो कि विषय के अनुसार वर्गीकृत भी थी। ठीक है, सेम आंसर। असुर बनिपाल ने देवताओं के बुद्धि विवेक
और पट्टिकाओं पर लिखने के बाद उन्हें कहाँ और क्यों संग्रहित किया था। ठीक है, तो लिखने के बाद उसने कहाँ पर और क्यों संग्रहित किया था तो देखते हैं एक बार। ठीक है, और पट्टिकाओं जांच के लिए संग्रहित किया, मैंने उन्हें निनिवे स्थित अपने इष्ट देव नाबू के मंदिर के पुस्तकालय में भविष्य में उपयोग के लिए रख दिया और अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपने शाही सिंहासन की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए मैंने किया था ये सब। ठीक है, तो बस आंसर लिख देंगे उसी प्रकार से, निनिवे स्थित अपने इष्ट देव नाबू के मंदिर में पुस्तकालय में भविष्य में उपयोग के लिए रख दिया और अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपने शाही सिंहासन की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए किया था, ऐसा सब कुछ है ना। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट इज क्लियर। द नेक्स्ट इंग्लिश में एन एंटिक्वियन लिबरली, तो आप देख सकते हैं लाइब्रेरी है बेसिकली, ये पॉइंट है आपका। क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके 3 क्वेश्चन होंगे और ये तीनों क्वेश्चन के आपके यहाँ पे आंसर्स हो गए। ओके, सेक्शन ए, बी, सी और डी सारे समझ में आ गए। अभी तक आप सभी बच्चों ने बाकी के अगर आपके 4 सैंपल क्वेश्चन पेपर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो हाईली रिकमेंडेड है बच्चों वीडियोस, जाओ देखो और तैयारी करो। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए जो सेक्शन नंबर आपका ई रहेगा इसमें आएगा आपका 5 नंबर का एक मैप, और मैप आपका कैसे आएगा बेसिकली, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। मैप जो है वो आएगा आपका ये रहा, देखो आपको ना 3 जगह दी जाएंगी, नाम दिए जाएंगे। इन तीनों ही नामों को आपको क्या करना होगा, पहचानना होगा इस पूरे वर्ल्ड मैप में। ठीक है, और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का मैप आ जाए अलग से, इटली के राज्यों का मैप आ जाए, मारी का मैप आ जाए, यानी कि मेसोपोटामिया वाला मैप आ जाए, तो मैटर नहीं कि कौन सा मैप आ जाए। तो इसीलिए हमने क्या किया बच्चों, आपको सारे मैप को अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमने पिछले 4 पेपर में आपको 4 चैप्टर के मैप समझा दिए। अब हम बात करेंगे अगले मैप की। ठीक है, तो अगला मैप जो हमारा वो यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो मैप है ये है मंगोल साम्राज्य का। ठीक है, अब मंगोल साम्राज्य यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका मैप तो कहीं और का है और ये यहाँ पे मंगोल साम्राज्य है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी जगह कहाँ पे है, क्या क्या है। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे आप ये जो ऊपर देख रहे हो ये क्या है, ये है समरकंद। क्या है ये है समरकंद। दूसरा क्या है, ये है बुखारा। ये क्या है, ये है बुखारा। और तीसरा जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है बच्चों एंटियोक। ओके, ये क्या है, एंटियोक। ठीक है, नहीं एंटियोक तो ऊपर है आई थिंक, एंटियोक इस वाली जगह पे है। ओके, एंटियोक जो है इस वाली जगह पे। ये जो दूसरा है ये आपका दमश्क है। क्या है ये दमश्क है। और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पे है कुस्तुनतुनिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया। और यहाँ पे है आपका मक्का। ठीक, और इसके ऊपर इस वाली जगह पे आ जाता है मदीना। ठीक है, मैंने आपको मैप में बताया हुआ है बच्चों कि M² कैसे आपको याद रखना है। ओके, और बाकी आप ये जो मंगोल साम्राज्य का मैप है ये भी देख सकते हैं, जिसमें काराकोरम यहाँ पे है, तुर्फान यहाँ पे है, इधर मॉस्को है, इधर बगदाद है। ठीक है, और ये ताशकंद ऊपर की तरफ, समरकंद इधर है, बुखारा है, निशापुर है, हिरात ये इंपॉर्टेंट है, और भारत में दिल्ली है, और इधर हांगजो गुआंगजो आ जाता है। तो ऑलरेडी मैप के लिए मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेड 25 से लेके 20 अराउंड 25 मिनट की वीडियो है वो बनाई हुई, आप जाके देख लो। लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में, या फिर यूं कहें कि आज के इस 1 घंटे के सेशन के अंदर क्लास 11th की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के फाइनल के एग्जाम के लिए सैंपल पेपर नंबर 3 इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया है। और आशा करता हूं बच्चों कि आपको जितने भी MCQ मैंने बताए हैं, 3 नंबर के आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, 8 नंबर के स्रोत आधारित मैप, ये सब समझ गए होंगे। अगर आप सारे बच्चे चाहते हो कि आप 150+ MCQ का वीडियो देखें, ठीक है, 3 नंबर के 8 नंबर का जो 1 शॉट है उसका वीडियो देखें, और साथ ही साथ आपके जो केस बेस्ड क्वेश्चन है इसका वीडियो देखें, इवन आपके जो मैप है इनका वीडियो देखें, और साथ ही जो भी आपको 10 सैंपल करवा रहे हैं इसका वीडियो और PYQ। अगर आपके इन सभी में से कोई भी वीडियो मिस हो गई हो, आपने नहीं देख पाई हो, तो बच्चों यहाँ पे आई बटन के अंदर आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी, एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 11 सैंपल पेपर करके, उसको देखना, हिस्ट्री सैंपल पेपर करके सारी वीडियोस उसके अंदर मैंने अटैच कर दी है। 15, 20, 25 वीडियोस हैं, देख लेना, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, तो कोई भी मिस हो गई हो तो वहां से जाके एक बार आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आप सभी बच्चों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से क्या कर दीजिए, इस वीडियो को
एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए बच्चों, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे अपना फीडबैक बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, कैसे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, क्या आपकी राय है, सारी चीज़ें। और ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी बच्चों, आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे हम कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, रियलिटी में भी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में सैंपल पेपर नंबर 4 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।